मित्रों, नमस्कार। हम आपको अपने विद्यासागर ज्योतिष विद्यासागर में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा व्यवसाय नौकरी में उन्नति के काल। आपका किस समय उन्नति होगी, आप कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक वीडियो हम आपके सामने ले आ रहे हैं। वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, आपकी महान कृपा होगी। मित्रों, सुखै तितराम न रक्षति परिचय लेशम गणगेव श्री कुल कामनी मनोक्षति भाग देवी जन्म जन्मापि। अर्थात श्री लक्ष्मी से चिरकालीन स्थायित्व की आशा व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वभाव से चंचला होती हैं। किंतु वाक देवी सरस्वती का स्वभाव विपरीत है। कुलवती स्त्री की भांति वो अनेक जन्मों तक अपने साथ रहती हैं। मित्रों, इसलिए आप लोग विद्या का अध्ययन करें। विद्या जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है। लक्ष्मी तो अस्थिर हैं। देखिए, व्यवसाय नौकरी में उन्नति के काल कब होते हैं? मैं आपको पहले तो 2-4 सूत्र हैं, मैं बताऊंगा। जैसे अगर मनोविज्ञान की कसौटी पर कसें तो हमारे प्रत्येक कृत्य के पीछे कोई न कोई कामना अवश्य होती है। कामनाओं के वशीभूत होकर ही हम कुछ करने को उद्यत होते हैं। हर कर्म में हमारा कुछ उद्देश्य होता है। कल्पनाओं के हवाई जहाज घोड़े दौड़ाते हुए तथा एक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करते हैं। इसमें से कुछ तो मंसूबे ही बांधते रह जाते हैं और कुछ निश्चित कार्यक्रमों के तहत अपने ख्वाबों को असली जामा पहनाते हैं। कुछ अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आशानुरूप फल नहीं पाते और कुछ की थोड़ी मेहनत ऐसा रंग लाती है कि उन्हें स्वयं विश्वास नहीं होता। सफलता कब किसके चरण चूमेगी और कब कौन उन्नति की नौका पर सवार होकर बाधाओं का सागर पार कर लेगा, इसकी जानकारी अच्छे ज्योतिषों को तो अवश्य आती है। भगवत गीता में दैव की चर्चा की गई है। कहा गया है, सफलता में दैव का हाथ जरूर होता है। शास्त्रों में दैव को जानने वाले को ही दैवज्ञ कहा गया है। अर्थात ज्योतिषी जो अधिकार पूर्वक बता सकते हैं कि जातक का किया गया प्रयास अपेक्षित फल देगा या उसकी जी तोड़ मेहनत भी उसे उन्नति के उस शिखर पर बैठाने में असफल रहेगी जिसकी वो आशा करता रहा है। मित्रों, जातक को पहली बार श्रम के प्रतिदान का फल चखाने के बाद अब देखते हैं कि उसके जीवन में उन्नति के काल के निर्धारण के लिए ज्योतिषी कारण क्या है। अब हम यहाँ कुछ घटनाओं के माध्यम से सीखेंगे। ग्रह जिस भाव में होते हैं
उसके अनुरूप जिस राशि में होते हैं उसके अनुरूप युति तथा दृष्टि से प्रभावित होकर आजीविका आदि के फल अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। हम ये भी पाते हैं कि यहाँ दो प्रकार के प्रभावों से फल प्राप्त होते हैं। उन्हें हम क्रमशः क्षितिज ग्रहों की स्थिति के अनुसार, गतिज ग्रहों की दशा के अनुसार, कुंडली दो प्रकार की होती है। एक तो जब हम जन्म लेते हैं, हमारी जन्म कुंडली, उसको हम क्षितिज कहते हैं। और उस समय गतिज, वो ग्रह कहाँ गति कर रहा है, उसको ग्रहों की दशा परिवर्तन के अनुसार, दशा परिवर्तन होती है, उसको हम गतिज कहते हैं। पहली बात तो हुई कि कुंडली में ग्रह किस भाव तथा किस राशि में बैठे हैं एवं उन पर किन ग्रहों का दृष्टि अथवा युति के कारण प्रभाव है, यह सब स्थिर है। जन्म कुंडली में एक बार जो विधाता ने लिख दिया वह अपरिवर्तनशील है, अतः इन्हें स्थिज कहा गया है। पर सभी ग्रह एक साथ सीधे सीधे फल तो नहीं दे पाते। ज्वार भाटे की तरह सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। ये दशाओं में परिवर्तन होने के कारण उतार चढ़ाव होते हैं। दशाएं ही बताती हैं कि कुंडली की संभावनाएं कब फलित होंगी। व्यवसाय में उन्नति के काल के निर्धारण के लिए कुंडली में छिपी संभावनाओं का दशाओं से सम्यक मेल होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हें हम कुछ सूत्रों में ढालकर देखेंगे। उन्नति के काल के निर्धारण के लिए अध्ययन के आधार पर शिला निम्नांकित की गई है। सबसे पहला होता है 3 वर्ग कुंडली को हम देखेंगे मित्रों। यहाँ मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि देखिए, एक ये कुंडली है, इसको कहते हैं जन्म कुंडली, इसको कहते हैं नवांश कुंडली, इसको कहते हैं वर्ग टन कुंडली, दशमांश कुंडली। तो 3 वर्ग कुंडलियों के बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली की महत्ता से सभी परिचित हैं। सारी सूचनाओं की गंगोत्री है जन्म कुंडली। जन्म, ये हमारी जन्म कुंडली है, ये सारी सूचना यहाँ से आपको देती है, इसे हम गंगोत्री भी कहते हैं। जन्म कुंडली से मात्र मोटी मोटी बातों की प्रथम दृष्टि में जानकारी हो जाती है। कुछ पंडित जी लोग हैं जो कि जन्म कुंडली से ही पूरा प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन अंततः वो गलत आता है। इसलिए हम इनसे केवल मोटे मोटे प्रेडिक्शन ही कर पाते हैं। पर सूक्ष्मतर अध्ययन के लिए नवांश कुंडली का सम्यक अध्ययन परम आवश्यक है। नवांश कुंडली कौन है? देखिए, ये है। यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा कि नवांश कुंडली की विवेचना के बिना जन्म कुंडली के आधार पर किए गए फलादेश प्रायः धोखा दे जाते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है आजीविका की। आजीविकोपार्जन में उन्नति के काल की, इसलिए दशमांश कुंडली भी, ये देखिए दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली भी उतनी ही आवश्यक है। इन 3 कुंडलियों में दशम भाव और दशमेश का, देखिए दशम भाव क्या है,
ये दसम भाव है। जन्म कुंडली में दसम भाव में मीन राशि बैठी है। दसम भाव में मीन राशि बैठी है और इनके मालिक कौन है? बृहस्पति जी हैं। कहाँ बैठे हैं? देखिए, चतुर्थ में बैठ के अपने दसम भाव को मजबूत कर रहे हैं। बहुत अच्छी कुंडली है। D10 में देखते हैं दसम भाव कहाँ है। ये देखिए, दसम भाव में कर्क राशि है, मकर राशि है। मकर राशि के मालिक कहाँ बैठे हैं? देखिए, दसम में इन पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। जो ग्रह अपने घर पर दृष्टि डालते हैं वो घर मजबूत हो जाता है। तो नवांश में दसम के मालिक शनि तृतीय में बैठ के दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं, कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं। अब हम D10 को देखते हैं। D10 के दशमेश कौन है? दसम भाव तुला राशि है। तुला राशि के मालिक कहाँ बैठे हैं? शुक्र महाराज बिल्कुल सीधे में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। ये अपने घर पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इनका दसम भाव भी मजबूत हो गया। और मित्रों, सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली का दशमेश D10 कुंडली में दसम में बैठा हुआ है, वक्री होकर के। इनका कैरियर बड़ा सुंदर रहेगा। अब आपको हम कुछ बातें और बताते हैं। और हम क्या देखेंगे? अतः इन 3 कुंडलियां आवश्यक हैं, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली। इनके बाद भी हम एक चीज और देखेंगे। वो क्या देखेंगे? पद लगन। पहले हम पद लगन से बता देते हैं आपको। कुंडली में सूक्ष्म विवेचना के लिए न जाने कितने रहस्यमय सूत्र उपलब्ध होते हैं। इनका सम्यक ज्ञान हमारे गुरु जी थे श्री KN राव। ये शास्त्रीयता के महासागर से चुन चुनकर निकाले गए मोतियों में श्री राव की एक देन है पद लगन का महत्व। पद लगन ये श्री KN राव साहब ही लाए थे, जो हमारे भारतीय विद्या भवन के परम पूज्य पितामह थे। पद लगन वो राशि है जो लग्नेश से ठीक उतना ही दूरी पर स्थित होती है जितनी दूरी पर लगन से लग्नेश। अब पद लगन से हम देख लेते हैं। पद लगन इसमें कैसे हम काउंट करेंगे, ये हम आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे लगन है, ये लगन है, मिथुन लगन है। मिथुन लगन, कहीं आप लोग कंफ्यूज न हो जाओ, ये ठीक है, मिथुन लगन है, शनि बैठे हैं। अब आपको ये देखना है कि मिथुन लगन के स्वामी बुध अपनी जगह से कितनी दूरी पे हैं। तो बुध जी कहाँ बैठे हैं? अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बुध जी अपने लाभ भाव में बैठे हैं, 11वें में। मित्रों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर कोई भी लग्नेश 11वें भाव में जाता है अपने से, तो बहुत लाभ पाता है, वो बड़ा शुभ होता है। अब हमें पद लगन बनाने के लिए क्या करना है? जैसे हमने देखा, लग्नेश 11वें भाव में गए,
अब लग्नेश से यहीं से हम 11 भाव काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा कुंभ लगन, हमारी ये पद लगन बन गई। ठीक है, अब पद लगन से भी, अब आपको पद लगन निकालना आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। पद लगन से हम 10वां और 11वां भाव काउंट करेंगे। जैसे हम लगन से 10वां भाव काउंट करते हैं, उसी प्रकार से पद लगन से भी हम 11वां भाव काउंट करेंगे। 10वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, पद लगन यहाँ वृश्चिक लगन आ रही है। 7 8 9 10। ठीक है, पद लगन 7 8 9 10। यहाँ वृश्चिक लगन इनकी हमारे पद लगन से 10वां अंश में है। इनकी भी विवेचना हम करते हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारा लग्नेश से 10वां भाव है। अब इनके मालिक को देख लें, ये छठे में पड़े हैं। इसका मतलब है पद लगन से अगर D10 सिस्टम में पड़ता है तो ये नौकरी के लिए जरूरी होता है। हमारे आजीविका के लिए षष्टम लगन, 10वां लगन और लग्नेश और तृतीय भाव, इनका संबंध होना चाहिए। अच्छा, इनके मालिक कहाँ बैठे हैं? नवांश में बैठे हैं, 9वें भाव में मंगल जी। जो पद लगन में ही बैठे हैं वो अपने 10वें भाव को देख रहे हैं पद लगन से। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम आपको कुछ चीजें और बताएंगे। पद लगन देखिए, यहाँ वृषभ, यहाँ वृश्चिक लगन है। तो दूसरी चीज, एक चीज हम और देखेंगे, जन्म कुंडली से देखेंगे ही, वही चीज हम चंद्र कुंडली से भी देखेंगे इन ग्रहों को। चंद्र कुंडली यहाँ कैसे बनेगी? चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठे हैं? कर्क राशि में है। तो 1 2 3 4 5 चंद्र कुंडली से जो पद लगन शाख का 10वांश भाग है वो पंचम में पड़ रहा है, बहुत शुभ है। अब पद लगन कहाँ पड़ रहा है जन्म कुंडली का? 5 6 7 8 अष्टम में पड़ रहा है। थोड़ी सी बाधाएं भी आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज है दशाओं को हम लेते हैं। अभी आपने देखा जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, पद लगन। अब हम दशाओं को भी देखेंगे। जातक के जीवन के जिस कालखंड की हम विवेचना कर रहे हैं उस समय की हम दशा देखेंगे। ठीक है, दशाएं भी महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्नेश की दशा, दशमेश एवं उच्च ग्रहों की दशाएं जातक के जीवन में उत्थान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। फिर से सुन लें, लग्नेश की दशा, लग्नेश कौन है? ये बुध की दशा। और दशमेश की दशा, दशमेश कौन है? बृहस्पति जी। और इसमें देखिए कोई ग्रह अपने से उच्च में बैठा है क्या? उच्च में तो नहीं बैठा है, लेकिन चंद्रमा अपने स्वराशि का है। ठीक है, कोई भी ग्रह अपने से उच्च में नहीं बैठा है। हाँ, बैठा है कौन? सूर्य। मैं देखिए, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, सूर्य अपने से उच्च का बैठा है। तो इनके जीवन में जब शनि की दशा आएगी, सॉरी लग्नेश इनके बुध है ना, जब बुध की दशा आएगी
बृहस्पति की दशा आएगी और सूर्य की दशा आएगी, तब इनका, अब ये मान लीजिए, या तो बुध की महादशा हो और बृहस्पति की अंतरदशा हो और सूर्य की प्रतंतर दशा हो, तब इनको नौकरी मिलेगी, तब इनका आजीविका का स्रोत बनेगा। इन दशाओं में आजीविका में वृद्धि होती है। इन दशाओं का यदि सप्तम भाव या सप्तमेश से कोई संबंध हो जाए तो सोने में सुहागा समझा जाना चाहिए। मित्रों, इन तीनों दशाओं का, लग्नेश का और दशमेश का और उच्च में बैठा सूर्य का संबंध अगर किसी प्रकार से सप्तम भाव से भी हो जाए, सप्तम भाव से हो ही जाएगा, क्योंकि दशमेश यहाँ बृहस्पति है और सप्तमेश भी बृहस्पति है। जब दशमेश की दशा चलेगी तो सप्तमेश की भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये अच्छा। अगला सूत्र है अमात्य कारक का महत्व। आजीविकापार्जन एवं उसके विकास में अमात्य कारक तथा उससे प्रभावित ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। अमात्य कारक मैं आपको बता देता हूं कौन है। यहाँ अमात्य कारक आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे हम रिपोर्ट पे गए, जिनके पास पराशर हो रहा लाइट कुंडली होगी वो तो इस प्रकार से देखेंगे, और जिनके पास ये कुंडली नहीं होगी, ये वो मान लीजिए कोई आदमी एस्ट्रोस्टेज वगैरह वो करता है तो डिग्री से देख लेगा। सबसे उच्च जिसका सबसे ज्यादा डिग्री होगी जिस ग्रह की, वो ग्रह आत्मकारक कहलाता है। उससे कम डिग्री वाला ही अमात्य कारक होता है। अब देखिए, यहाँ तो बने बनाए से मिलते हैं, सॉरी, जैमिनी पद्धति में है। अब यहाँ हम अमात्य कारक हमारे शनि है। शनि का महत्वपूर्ण है। हमने आपको पिछली वीडियो में एक बार फिर बताया था कि जैमिनी पद्धति का प्रयोग करके कि अमात्य कारक से 11वें भाव की जब दशा आती है तब वहां हमें उस समय रोजगार, उस समय नौकरी मिलती है। अमात्य कारक देखिए, यहाँ शनि जी है। शनि जी कहाँ बैठे हैं? लगन में ही बैठे हैं। लगन से अब देखिए 11वां भाव, हम उल्टा काउंट करेंगे। एक इधर से नहीं काउंट करेंगे, हम उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य इनके कुंडली में उच्च का भी है। जब मेष राशि की दशा चलेगी, चर राशि से मैं आपको बता रहा हूं, मेष राशि से दशा चलेगी जिसके 11वें में शनि होंगे, या पराशर से जब सूर्य की दशा चलेगी जिनके 11वें में शनि होंगे, उस समय इनको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा सूत्र है। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं, अंतिम सूत्र लगाते हैं, उचित गोचर का महत्व। ऊपर के 4 कारक तो महत्वपूर्ण है ही हैं। 4 कौन कौन से? जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली, पद लगन, और अमात्य कारक 5वां हो गया। छठा हो गया गोचर। दशानाथों का गोचर में प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक सफलता उत्थान के लिए आवश्यक है कि गोचर के दशानाथ कुंडली के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे दशम भाव, दशमेश, षष्ठम भाव, षष्ठमेश तथा लगन को अवश्य प्रभावित करें।
अब मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। देखिए मैं आप ड्रा पे गया। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप 2 मिनट में बता दोगे। जैसे मान लीजिए किसी की भी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसका संबंध हमारे दशम भाव से हो, ठीक है, या दशमेश से हो। दशमेश कौन है? बृहस्पति है। महादशानाथ अंतरदशानाथ गोचर में या तो अब जन्म कुंडली में भैया या तो ये चतुर्थ में बैठ जाए या दशम में बैठ जाए, तो भी दशानाथ और दशमेश से संबंध बनाएंगे। वही हाल नवांश में भी बन जाए और वही संबंध दशम कुंडली में भी बन जाए, तीनों से बनना चाहिए। वो हमारे गोचर के जो महादशानाथ अंतरदशानाथ हैं, उनका संबंध जन्म कुंडली के दशम दशमेश से बन जाए, उनका संबंध नवांश कुंडली के दशम दशमेश से बन जाए, उनका संबंध दशमेश कुंडली से दशम दशमेश से बन जाए, तभी आपको नौकरी मिलेगी और आपके आजीविका में उत्थान होगा। मित्रों, इस प्रकार मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छा लगा हो, इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अगली कुंडली में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आदमी के जीवन में आजीविका में कष्ट एवं व्यवधान कब आते हैं। यह तो मैंने उत्थान के बताया और व्यवधान का भी बताऊंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब करना आप न भूलना मित्रों।